वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक व कमेंट करें और शेयर करो। गौतम। एपिसोड 1। रवि के शिक्षक। आप अपने फोन पर क्या देख रहे हैं? राहुल मुस्कुराते हुए चली गई। अन्य छात्र भी गए। ओह, मेरे बैंक में शेष राशि में बदलाव की अधिसूचना, रवि ने उत्तर दिया। यह कहने के बाद विलियम का चेहरा और भी खराब हो गया। शेष राशि में परिवर्तन? हे, आपने अभी अभी प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश किया है और 5 बिलियन कमाए हैं। प्रशिक्षण शिविर में ऐसा आयोजन काफी दुर्लभ है। बेहतर होगा कि आप हम सभी का इलाज करें और हमें सबसे अच्छी चीजें खिलाएं, राहुल ने कहा। अन्य छात्रों ने भी एक एक करके बात की। बेशक कोई समस्या नहीं है। रवि ने राहुल को एक अजीब भाव से देखा। वरिष्ठ, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर मैं जीत गया तो आप व्यक्तिगत रूप से खाना बनाएंगे? तुमने सच में ऐसा कहा था, मोना ने गंभीर भाव से कहा। राहुल ने भौहें सिकोड़ी और मोना की ओर देखा। वरिष्ठ, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने बुरे हो। ठीक है, फिर मैं खाना बनाती हूँ। उद्धरण चिन्ह। 9वीं मंजिल की लॉबी में युवक खुशी से बातें कर रहे थे। हालांकि ईयू का समूह उतना खुश नहीं था क्योंकि वे अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। एक छोटी श्यामला लड़की शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकी। विलियम, तुम एक नौसिखिए से कैसे हार सकते हो? तुम अपने बल को नियंत्रित करने में इतने अच्छे नहीं हो, लेकिन तुम्हारी ब्लेड तकनीक उन लोगों की तुलना में औसत से ऊपर है जो तुम्हारे साथ ही प्रवेश कर गए थे। तुम कैसे हार गए? क्या तुमने उसे कम आंका? नहीं, विलियम ने भौहें सिकोड़ी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वह रवि अपने बल को नियंत्रित करने में बेहतर है भविष्य में। हम उसे यह सब उगलवाने के लिए कुछ न कुछ सोचेंगे, गोरा युवक बहुत ही शांति से बोला। बाकी सभी ने सिर हिलाया। प्रशिक्षण शिविर में ऐसा ही होता है। यदि आप मुझसे बहुत सारा पैसा जीतते हैं तो मैं निश्चित रूप से इसे वापस जीतने का कोई तरीका निकाल लूंगा। यदि मैं नहीं जीत पाया तो मैं अपने वरिष्ठों की मदद लूंगा। बेशक आप हमेशा अपने खोल में छिपे कछुए की तरह व्यवहार कर सकते हैं और कभी भी किसी चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकते। रवि काफी अच्छे मूड में था। भले ही वह अपना मैच आसानी से नहीं जीत पाया, लेकिन वह अपनी कमजोरियों को महसूस करने में सक्षम था। यह एक अच्छी बात है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने जो 5 बिलियन कमाए हैं, उसके साथ अब उसके पास जीवन का अमृत खरीदने के लिए पर्याप्त है। पिछली बार इसकी नीलामी 30 बिलियन में हुई थी और यह एक बहुत बड़ी कीमत मानी जाती है। यदि जीवन का कोई और अमृत है तो यह 30 बिलियन तक नहीं पहुंच सकता है। मेरे पास अब पर्याप्त पैसा होना चाहिए, भले ही कीमत बहुत अधिक हो। मैं अभी भी बैंक से पैसे उधार ले सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हर किसी के पास बैंक से उधार लेने की एक सीमा होती है। सेनानियों के लिए उनकी स्थिति जितनी ऊंची और वे जितने मजबूत होते हैं, वे बैंक से उतना ही अधिक पैसा उधार ले सकते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण शिविर के छात्रों के लिए 10 बिलियन से अधिक उधार लेना मुश्किल नहीं होगा। बेशक इन ऋणों पर ब्याज दरें काफी अधिक हैं। जाओ, चलो दोपहर का भोजन करते हैं। हाँ, चलो आज दूसरी मंजिल पर खाते हैं। रवि का इलाज छाओ, रुओ चिल्लाया। कोई बात नहीं, सीनियर खाते समय अपना पेट फाड़ सकती है, लुओ फैंग हंसा। इस समय यूरोपीय संघ के युवा चले गए। नेता एक लंबा और पतला लड़का था। उसकी ठंडी निगाहें रवि पर टिकी थीं। रवि, आपकी ताकत वास्तव में अद्भुत है और मैं वास्तव में लड़ने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे आपके साथ दांव पर लगा मैच खेलने का मौका मिलेगा। आप दांव चुने, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या चुने, मैं खेलूंगा। उद्धरण चिन्ह। मौन। आसपास के इलाके के कई छात्र शांत हो गए। दिलचस्प। अब चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही हैं। रूस, अमेरिका, भारत, विश्व मुख्यालय शहर और अन्य मुख्यालय शहरों के छात्र सब देख रहे थे। उन सभी को उम्मीद थी कि चीजें और भी अराजक हो जाएंगी। वे यूरोपीय संघ और चीन के छात्रों के बीच लड़ाई को उत्सुकता से देख रहे थे। मैं जो भी चुनूं, रवि ने अपने सामने वाले लड़के को ध्यान से देखते हुए हौंफते हुए कहा। यह लड़का लगभग 1.9 मीटर लंबा था, लेकिन काफी दुबला पतला था। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और स्वाभाविक रूप से उसमें एक कुलीन भावना थी। अपने सामने वाले लड़के को देखते हुए रवि ने उसे पौराणिक प्राणियों से जोड़ा। पिशाच।
वह उसे अपनी पसंद की कीमत चुनने दे रहा है। इस गोरे युवक की शक्ति निश्चित रूप से बहुत बहुत अधिक है। कितना साहसी, ठीक वैसा ही जैसा आप पॉलिनस परिवार के उत्तराधिकारी से उम्मीद करते हैं, अमीर। बहुत साहसी, राहुल खुद को कोसने से नहीं रोक सका। एक धीमी कोमल आवाज उठी। कैंडिस, मार्च की रैंकिंग में आप 42वें स्थान पर थी और 3 साल से इस ट्रेनिंग कैंप में हैं। फिर भी आपको अभी भी लगता है कि रवि के साथ एक दांव मैच खेलना आपके लिए बिल्कुल उचित है। चीनी युवाओं के समूह में मोना ने एक कदम आगे बढ़ाया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मेरे साथ दांव मैच क्यों नहीं खेलते? इसी तरह आप कीमत चुने, चाहे आप कितनी भी ऊंची कीमत चुने, मैं लड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। कैंडिस का चेहरा बदल गया। मोना कौन है? यह तथ्य कि वह लगातार शीर्ष 5 में रहने में सक्षम है, यह दर्शाता है कि उसकी ताकत प्रशिक्षण शिविर के शीर्ष पर है। क्या उसके साथ दांव लगाना उसे मुफ्त पैसे का तोहफा नहीं दे रहा है? मोना, आपको रीनाटस के साथ दांव मैच खेलना चाहिए, कैंडिस ने कहा। तो आप भी डरना जानते हैं। मोना ने रवि की ओर देखा, लेकिन रवि कैंडिस को देख रहा था। मोना और राहुल दोनों आश्चर्य से उछल पड़े। मुझे मत बताओ कि यह रवि कैंडिस के खिलाफ भी लड़ना चाहता है। कैंडिस विलियम नहीं है। विलियम नाम का वह लड़का सिर्फ 1 साल के लिए प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश किया है। कैंडिस पहले से ही 3 साल से यहाँ है और वह 42वें स्थान पर है। वह प्रशिक्षण शिविर में काफी उत्कृष्ट छात्र है। यह देखकर कैंडिस बेहद खुश हुई। क्या यह रवि वास्तव में इतना घमंडी है? वह वास्तव में मुझसे लड़ना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। कैंडिस ने तुरंत और गंभीरता से कहा। रवि, मैं कैंडिस पॉलिनस, वास्तव में हमारे कौशल का परीक्षण करने के लिए आपके साथ एक मैच करना चाहूंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या? कैंडिस पॉलिनस, रवि ने खुद से कहा। वास्तव में क्या चीनी छात्रों में से एक ने नहीं कहा, बस वही जो आप पॉलिनस परिवार के उत्तराधिकारी से उम्मीद करेंगे। रवि का दिल धड़क उठा, और उस बिच्छू का नाम वेनिना है, पॉलिनस। पॉलिनस परिवार के मुखिया की खून की बहन। मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पॉलिनस परिवार के किसी व्यक्ति से भी भिड़ूंगा, रवि ने सोचा। क्षमा करें, मुझे अभी भी अपने वरिष्ठों के साथ दोपहर का भोजन करना है, रवि मुस्कुराया। यह कहने के बाद वह मोना और अन्य लोगों के साथ लिफ्ट की ओर चला गया। रवि मूर्ख नहीं था। अगर उसे जीतने का भरोसा नहीं होता तो वह किसी के खिलाफ नहीं लड़ता। उसी दिन की रात की हवा चली। जितेंद्र शिवालय के आंगन में। रवि, यह शिक्षक हैं। 5 साल तक आप प्रशिक्षण शिविर में रहेंगे। आप शिक्षक जितेंद्र के साथ रहेंगे, मोना ने परिचय कराया। रवि ने सदमे से अपने सामने देखा। एक युवा, खूबसूरत लड़की और इन प्रतिभाओं का मार्गदर्शन करने के लिए चुने जाने के लिए इनमें से प्रत्येक युद्ध देवता में कुछ न कुछ विशेष अवश्य होगा। यह शिक्षक जितेंद्र। रवि चाहे कैसा भी दिखता हो, वह काफी युवा है और शायद उससे ज्यादा बड़ी नहीं है। और यह व्यक्ति वास्तव में अगले 5 वर्षों के लिए उसका शिक्षक बनने जा रहा है। मैं रीना हूँ, बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने एक ब्लेड का समग्र एहसास दिया। अगले 5 वर्षों के लिए मैं आपकी प्रत्यक्ष शिक्षक रहूंगी, रीना ने जारी रखा। वर्तमान में मेरे साथ 5 छात्र हैं। आप छठे होंगे, रवि ने थोड़ा झुककर कहा। शिक्षक रीना, ठीक है। अपना ब्लेड ले और मेरे साथ आए, रीना बोला। हाँ, रवि ने तुरंत अपना भूत ब्लेड लिया और रीना के साथ बाहर निकलते समय इसे अपनी पीठ पर रख लिया। कौन जानता था कि अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में उनकी एक महिला शिक्षक होंगी। हाँ, रवि ने सिर हिलाया। विलियम के ब्लेड की स्थिति काफी अच्छी है, यह दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। बुरा नहीं है, आप उसे हराने में सक्षम थे, रीना ने संतुष्टि के साथ अपना सिर हिलाया और अपनी कमर से 2 घुमावदार ब्लेड निकाले। आओ रीना, मुझे अपनी ब्लेड तकनीक दिखाओ और मेरे खिलाफ लड़ो। मैं आपकी शक्ति या गति से आगे नहीं बढ़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। यह रीना शरीर की फिटनेस के स्तर के मामले में पहले से ही वर्गआउट स्तर पर है। आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण के कारण वह काफी युवा लगती है। भले ही वह दिखने में 20 के आसपास की हो, लेकिन वह वास्तव में पहले से ही 30 की है। हाँ, शिक्षक, रवि ने अपना भूत ब्लेड निकाला। हमला करो, रानी ने आदेश दिया। हाँ। उद्धरण चिन्ह।
रवि बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसके ब्लेड ने रानी की ओर सफाई से वार किया। रानी का घुमावदार ब्लेड स्थिर रहा इससे पहले कि वह अपना ब्लेड वापस खींचता। घुमावदार ब्लेड की रोशनी रवि की गर्दन पर चमकी और फिर वापस चली गई। तुम हार गए, रानी ने रवि को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। फिर से रवि की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही रानी के घुमावदार ब्लेड को घेर रही थी। अगर रानी ने उसका गला काटने की कोशिश की होती तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति सीधे घुमावदार ब्लेड को नियंत्रित कर लेती। इसमें कोई मदद नहीं थी। वह ब्लेड वास्तव में भयानक था। हाँ, रवि ने फिर हमला किया। क्लैंग क्लैंग। रानी के बाएं हाथ के घुमावदार ब्लेड ने रवि के ब्लेड को केवल 2 बार छुआ, इससे पहले कि उसका शरीर पूरी तरह से उजागर हो जाए। आपकी ब्लेड तकनीक इतनी खराब कैसे है? रानी ने भ्रम के साथ रवि को देखा और ब्लेड का हमला लहर दर लहर आया, जिसने उसे आसानी से और पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ब्लेड की स्थिति के संदर्भ में कौन जानता है कि यह रानी उस विलियम की तुलना में कितने गुना अधिक शक्तिशाली है। और रानी ने केवल एक ही ब्लेड का उपयोग किया, दूसरा घुमावदार ब्लेड बिल्कुल भी नहीं हिला। यदि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता है तो वह इसे आजमा सकता है। हालांकि यदि वह केवल अपने ब्लेड का उपयोग कर रहा है तो वह उस बिंदु तक हार जाएगा जहां वह और अधिक नहीं हार सकता। शिक्षक, मैंने उस विलियम को नियंत्रित करने के लिए गति और शक्ति पर भरोसा किया। इसके साथ मैंने उसे हरा दिया, रवि ने कहा। ओह! उद्धरण चिन्ह। रानी ने खुशी के भाव के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आपका बल प्रयोग काफी शक्तिशाली है। बल प्रयोग के लिए आपके शरीर पर अत्यधिक उच्च नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है कि आप अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की बुनियादी बातों में काफी अच्छे हैं। भले ही आपकी ब्लेड तकनीक काफी ढीली है, लेकिन भविष्य में इसे सुधारा जा सकता है। आपकी मुट्ठी की ताकत का स्तर क्या है? उद्धरण चिन्ह 2.8 रवि ने उत्तर दिया। हम प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने के बावजूद आपकी मुट्ठी की ताकत का स्तर इतना अधिक है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको खोजा गया था, रानी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। रवि, अपनी ढीली ब्लेड तकनीक के बारे में बुरा मत मानो, यह सामान्य है। आप लोग बहुत युवा हैं। यदि आपके ब्लेड और आपकी तकनीक की स्थिति बहुत अधिक है तो यह बहुत भयावह होगा। रवि ने इस महिला युद्ध देवता शिक्षक का अनुसरण किया। गौतम। एपिसोड 2। दक्षिणी क्षेत्र का उपयोग मुख्य रूप से सस्ते किराए के क्षेत्र के रूप में किया जाता है। यह अपनी सीमा तक भरा हुआ है और प्रत्येक अपार्टमेंट विशाल चौकोर कंक्रीट के खंभों की तरह है और सूरज की रोशनी के संपर्क में आए बिना बनाया गया है। रवि का घर एक निश्चित अपार्टमेंट में 36 मंजिलों में से 32वीं मंजिल पर है। रवि, आज रात डोजो जाना चाहते हो? राजू दूसरे अपार्टमेंट की ओर जाते हुए कहता है। मुझे आज रात कुछ पारिवारिक शिक्षा संबंधी मामलों के लिए बाहर जाना है। उसके बाद मैं डोजो जा सकता हूँ। आज रात मेरा इंतजार मत करना। रवि मुस्कुराता है और अपना हाथ हिलाता है और फिर सीढ़ियों से ऊपर उड़ जाता है। रवि का हर कदम सीढ़ियों की 4 सीढ़ियों को कवर करता है। एक तेज रफ्तार से दौड़ते हुए तेंदुए की तरह रवि पलक झपकते ही दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल। कदम कदम, उद्धरण चिन्ह। दौड़ते हुए भी रवि अभी भी बेहद लचीला है। सीढ़ियों पर अन्य निवासियों के लिए जगह बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त समय है। रवि, स्कूल से बाहर। उद्धरण चिन्ह। हाँ, विजय। रवि की सांस लेने की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता। एलीट सदस्य के तौर पर चढ़ाई की यह गति आरामदेह सैर से अलग नहीं है। ज्यादातर निवासियों की राय में इमारत में कोई लिफ्ट नहीं बनाई गई थी। अगर लिफ्ट बनाई जाती तो निवासियों का किराया बढ़ जाता। अभी तक कई निवासियों के लिए कुछ दर्जन मंजिलें चढ़ना बहुत आसान है। उनके लिए इमारत में लिफ्ट बनाना सिर्फ बर्बादी है। चूंकि बिजली महंगी है और शहर की रक्षा प्रणाली बिजली से चलती है, इसलिए पूरे देश को बिजली की जरूरत है। 32वीं मंजिल। 32वीं मंजिल पर 8 परिवार रहते हैं और रवि का परिवार उनमें से एक है। काचा। चाबी पकड़कर रवि दरवाजा खोलता है। भाई, क्या यह तुम हो? घर के अंदर से आवाज आई। हाँ, रवि दरवाजा बंद कर देता है। एक नजर में रवि के घर में एक कमरा और एक लिविंग रूम है, जिसका क्षेत्रफल 36 गज है।
एक गज लगभग 3.306 वर्ग मीटर होता है। अपनी याददाश्त की शुरुआत से ही वह अपने भाई और माता पिता 4 लोगों के परिवार के साथ इस 36 गज जगह में रहता है। राजू, तुम क्या पढ़ रहे हो? रवि बालकनी की ओर जाता है। बालकनी पर एक दुबला पतला बीमार सफेद किशोर व्हीलचेयर पर बैठा है। उसके हाथ में एक अंग्रेजी किताब है। जब रवि ने यह देखा तो वह हंसा। ओह, क्या वह निवेश विशेषज्ञ पॉलिसी है? निवेश विशेषज्ञों में क्या स्टॉक भगवान बाफेट सबसे प्रसिद्ध नहीं है? उद्धरण चिन्ह। निवेश और स्टॉक के बारे में रवि कुछ नहीं समझता। बाफेट वास्तव में मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा पॉलिसी के सिद्धांत और विचार मेरे अपने आदर्शों के करीब हैं, इसलिए मैं उनसे अधिक सीख सकता हूँ। दुबले पतले किशोर ने अपना सिर उठाया और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आप पढ़ना जारी रखें। रवि हंसा। अनजाने में रवि ने अपने छोटे भाई के पैरों पर नजर डाली और उसके दिल में दर्द महसूस हुआ। अपने छोटे वर्षों के दौरान उसके छोटे भाई के पैर एक कार से कुचल गए थे। उसकी जांघ के नीचे सब कुछ कुचल गया था, जिससे वह अपंग हो गया। एक अपंग के रूप में वह वर्तमान समाज में रहने के कारण बहुत दबाव का सामना करता है। यहाँ तक उसकी शिक्षा भी केवल लंबी दूरी के इंटरनेट पाठों के माध्यम से ही सिखाई जा सकती है। चूंकि वह लंबे समय से किसी भी सूरज की रोशनी के संपर्क में नहीं आया है, इसलिए उसके भाई का चेहरा बीमार सफेद है, जैसे कि वह बीमार हो। और उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, क्योंकि वह थोड़ा अंतर्मुखी है। माँ और पिताजी का वेतन अधिक नहीं है और उन्हें मुझे और मेरे भाई को पालना है, और मेरा भाई तो अपंग भी है। हमारे परिवार पर बोझ बहुत बड़ा है, इसलिए हम केवल इस सस्ते किराए के घर में रह सकते हैं। मुझे अपने घर की किस्मत बदलनी है। उद्धरण चिन्ह। रवि अपने दिल में सोचता है, मुझे शिला से प्यार है, और फिर भी मैंने कोई कदम नहीं उठाया, रिश्ता शुरू करने की कोशिश नहीं की। कानून के अनुसार कोई 18 साल की उम्र में शादी कर सकता है, इसलिए बहुत से लोग हाई स्कूल के दौरान रिश्ते बनाते हैं और स्नातक होने पर शादी करते हैं। जिन लोगों ने हाई स्कूल में रिश्ते नहीं बनाए हैं, वे बहुत कम हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मेरे पास रोमांस पर बर्बाद करने का समय नहीं है। मेरा परिवार अमीर नहीं है, इसलिए मेरे पास एक अद्भुत शिक्षक का मार्गदर्शन नहीं है। मैं हर चीज के लिए केवल खुद पर निर्भर रह सकता हूँ। रवि की नजर लिविंग रूम के पुराने सोफे पर पड़ती है, जो बिस्तर का काम भी कर सकता है। इतने सालों में 4 लोगों का परिवार सिर्फ एक कमरे और एक लिविंग रूम वाले इस घर में। मेरा भाई और मैं सिर्फ एक कमरे में रहते हैं, जबकि इतने सालों के बाद मेरे माता पिता लिविंग रूम के सोफे पर सोते हैं। मैं निश्चित रूप से अपने परिवार को एक बड़े घर में रहने दूंगा, एक बड़ा घर जिसमें एक लिफ्ट हो। पिताजी और माँ को एक बड़े बिस्तर पर सोने दो। मेरे भाई को सीढ़ियों से उतरते समय इतनी मशक्कत न करनी पड़े। घर में एक बड़ी खिड़की होनी चाहिए ताकि सूरज की रोशनी पूरी तरह से अंदर आ सके। उद्धरण चिन्ह। ये शब्द रवि के दिमाग में अनगिनत बार दोहराए गए हैं। यही वजह है कि वह इतना मेहनती है। वह 3 हाई स्कूल में 3 एलीट सदस्यों में से एक बन गया और तीनों में से वह अकेला है जिसका परिवार औसत दर्जे का है। बाकी 2 बेहद अमीर हैं। हुआहू नल की अविरल धारा से इसने इलेक्ट्रिक केतली को बहुत जल्दी भर दिया। चीची इलेक्ट्रिक केतली को प्लग इन करते हुए रवि घर में इतिहास की पाठ्य पुस्तक के साथ सोफे पर बैठ गया, लगातार पुस्तक के महत्वपूर्ण हिस्सों को याद कर रहा था। अचानक नी केतली का पानी उबल गया है। रवि ने अपनी किताब नीचे रखी और पानी को एक इंसुलेटिंग बोतल में डाला। उसने पानी को एक बड़े प्लास्टिक के कप में भी डाला और उसे टेबल पर रख दिया। ईस्वी सन 2026 में होम्सी झील में होम्सी की लड़ाई हुई। हाँ, वर्ष 2026। रवि ने एक एक करके ऐतिहासिक घटनाओं को याद किया। अपनी नियमित शिक्षा में रवि गणित में सबसे अच्छा है, हालांकि उसे इतिहास में सबसे अधिक रुचि है, क्योंकि जब भी वह 21वीं सदी का इतिहास देखता है तो उसे बेचैनी महसूस होती है। यह मानव सुधार का इतिहास है। हुआ। रवि अपने भाई की ओर चलता है। हाँ भाई। छोटे भाई राजू ने किताब अपने हाथों में रख दी।
मैंने इस पुस्तक में 139 महत्वपूर्ण भागों को हाईलाइट किया है, मुझसे थोड़ा सवाल पूछो। रवि ने इतिहास की पाठ्य पुस्तक उसके हाथ में थमा दी। राजू ने सुना और हंसा। जरूर, मुझे तुमसे सवाल पूछने का मौका बहुत कम मिलता है। भाई सुनो, मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। अगर तुम गलत हो गए तो यह शर्मनाक होगा। उद्धरण चिन्ह। पूछो। रवि सोफे पर बैठकर हंसता है। एक आदमी था जिसने टाइगर हेड ड्रैगन को मार डाला और सैकड़ों हजारों लोगों को बचाया, जिससे हजारों लोग सफलतापूर्वक जियांगनान बेस में स्थानांतरित हो गए। हीरो कौन है? कहां से? जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी उम्र कितनी थी? यह किस तारीख को हुआ? राजू ने किताब पलटते हुए पूछा। हीरो राजवीर था जिसे देश ने 4 सितारा हीरो मेडल दिया था। उसकी मृत्यु 39 साल की उम्र में हुई थी। यह ईस्वी सन 2018 होना चाहिए। रवि ने अपनी भौहें उठाई। राजू ने पूछना जारी रखा, सटीक तारीख ईस्वी सन 2018 है, कौन सा महीना, कौन सा दिन? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि यह। रवि ने झिझकते हुए कहा, 18 जून। हाँ, आपने पहला सवाल गलत किया। राजू ने अपना सिर हिलाया। राजवीर वास्तव में भारत से है और जब वह 39 वर्ष का था तब उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह 16 जून 2018 को हुआ। उद्धरण चिन्ह। रवि ने अपना सिर मारा और जोर से हंसा। मैं हमेशा 16 और 18 को मिला देता हूँ, पूछना जारी रखो। ठीक है, ध्यान से सुनो। दूसरा सवाल। राजू स्पष्ट रूप से उत्साहित था। ईस्वी 2013 में। ... दोनों भाइयों ने पूछा और जवाब दिया, और समय तेजी से उड़ गया। मैंने इस पुस्तक में आधे प्रश्न पहले ही पूछ लिए हैं। मैंने 68 प्रश्न पूछे और आपने 63 सही और 5 गलत किए। राजू ने अपना सिर उठाया और दीवार पर लटकी घड़ी को देखा। पिताजी और माँ जल्द ही वापस आने वाले हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा और बाकी आधा किसी और समय पूछूंगा। आखिरी सवाल। ठीक है, पूछिए। रवि की एकाग्रता बढ़ गई। यह प्रश्न बहुत ही बुनियादी है। दानी पैन काल की महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करें। राजू ने पूछा। दानी पैन का पैन चरित्र थोड़ा अलग था, लेकिन इसका मूल अर्थ निर्वाण, भव्य निर्वाण है, या कम से कम इसका संकेत तो मिलता है। अब से मैं इसे महान निर्वाण काल। राजू ने गंभीरता से कहा, क्योंकि महान निर्वाण काल सुधार के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। 21वीं सदी की शुरुआत में पूरी दुनिया में कई वायरस का प्रकोप जारी रहा। 2003 में सार्स, 2009 में H1N1 और 2013 में आखिरकार और भी भयानक आर टाइप वायरस का प्रकोप हुआ। जैसे जैसे आर टाइप वायरस फैलता गया, यह लगभग 20 अलग अलग प्रकारों में बदल गया, जिससे एंटीवायरल के लिए इससे लड़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। नतीजतन दुनिया के सभी देशों में कई मौतें हुई। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे चिकित्सा विभाग आगे बढ़ा, वायरस नियंत्रण में आ गया। हालांकि 2015 जनवरी में आर वायरस अपने सबसे भयानक उत्परिवर्तन में बदल गया, जिसे आर वायरस के रूप में जाना गया। उद्धरण चिन्ह। अतीत में कई आर वायरस उत्परिवर्तन शरीर के तरल पदार्थ के माध्यम से फैल गए थे, जिनमें से कुछ पानी के माध्यम से फैल सकते थे। हालांकि पानी में इसका जीवन काल बहुत कम है। दूसरी ओर, यह आर वायरस शरीर के तरल पदार्थ, पानी और इससे भी बदतर हवा के माध्यम से भी जा सकता है। हवा में 3 घंटे तक का जीवन काल। गौतम। एपिसोड 3। जब आर रोग प्रकट हुआ तो यह तेजी से दुनिया भर में फैल गया। जीवन के सभी रूप, जब तक उन्हें सांस लेने की आवश्यकता थी, चाहे मानव या उड़ने वाले जानवर, संक्रमित हो गए। जब तक मनुष्यों को आर रोग के अस्तित्व का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर रोग के संक्रमण के बाद मृत्यु दर 30% तक पहुंच रही थी। उन 3 महीनों में जानवरों की सामूहिक मृत्यु को छोड़कर दुनिया की आबादी लगभग 2 बिलियन कम हो गई। उद्धरण चिन्ह। बचे हुए लोगों की संख्या 5 बिलियन के करीब थी, जिनमें से सभी में बीमारी के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोध था। इन दुःस्वप्नपूर्ण 3 महीनों के दौरान पूरे ग्रह ने असहनीय दर्द का अनुभव किया। इस प्रक्रिया के दौरान 5 बिलियन बचे लोगों ने महसूस किया कि उनके शरीर मजबूत हो गए हैं। वस्तुतः सभी की शक्ति, गति, कोशिका विभाजन की दर और त्वचा की मजबूती कम से कम दोगुनी हो गई है।
यहाँ तक एक औसत आदमी भी दौड़ने और भारोत्तोलन में पिछले विश्व चैंपियन को आसानी से पीछे छोड़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। और फिर आपदा शुरू हो गई। उद्धरण चिन्ह। इतने आराम से जीने वाले मनुष्य बहुत मजबूत हो गए हैं। आर बीमारी से बचने वाले जानवर और भी कठोर परिस्थितियों से गुजरे हैं। उनके रूपांतरण में उनकी ताकत आश्चर्यजनक रूप से मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गई है। और इनमें से कुछ भयानक जानवर और भी अधिक चतुर हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। सितंबर 2015। समुद्र में जीवों की अधिकता के हमले से शुरू होकर अनगिनत जानवर, रूपांतरित जानवरों ने मानव बस्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह। खून, पागलपन। उद्धरण चिन्ह। मानव और जानवर के बीच युद्ध में मनुष्यों को एहसास हुआ कि उनके विस्फोटक हथियार, जिन पर उन्हें इतना गर्व था, केवल निम्न श्रेणी के जानवरों पर ही काम करते थे। मजबूत उड़ने और रेंगने वाले जानवरों को तोपों से कोई डर नहीं था। गोलियां उनके कवच को खरोंच भी नहीं सकती थीं। होमिंग मिसाइलों को तेज त्वरित प्रतिक्रिया वाले जानवर आसानी से चकमा दे देते हैं। यहाँ तक जब मनुष्यों ने परमाणु हमले किए तो उन्हें चौंकाने वाली बात पता चली। राक्षसों की रक्षा क्षमता बहुत अधिक थी, केवल बम के विस्फोट के दायरे में रहने वाले ही मारे गए। आसपास के इलाके में मौजूद राक्षस नहीं मारे गए। बम की शक्ति उतनी मजबूत नहीं थी जितनी इंसानों ने सोची थी। भले ही इसने राक्षसों के एक समूह को मार डाला, लेकिन बम से निकलने वाले विकिरण ने और भी भयानक राक्षसों को जन्म दिया। उस साल का सबसे मशहूर और भयानक राक्षस क्रिम्सन स्काई वुल्फ था, जो उड़ सकता था और उसने लाखों लोगों का कत्लेआम किया था। इस समय लोगों को एहसास हुआ कि विकिरण वास्तव में राक्षसों को उत्परिवर्तित कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि भयानक राक्षस दिखाई दिए, लेकिन इंसानों की तरफ से शक्तिशाली योद्धा भी उभरे। क्रिम्सन स्काई वुल्फ को एक सुपर शक्तिशाली योद्धा ने हराया जो उड़ भी सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे नंबर पर थंडर लॉर्ड। इन योद्धाओं ने एक महत्वपूर्ण समय में बड़ी संख्या में आम नागरिकों को बचाया। उन्होंने राक्षसों की भीड़ से लड़ने में सेना की सहायता की। इस दौरान कई महाकाव्य कहानियां सामने आई। मानव वैज्ञानिक केलुओ डेसिना ने राक्षसों की लाशों से सामग्री का उपयोग चंद्रमा पर पाए जाने वाले ब्लू गोल्ड नामक धातु के साथ किया और हीरे से भी अधिक कठोर धातु मिश्र धातु बनाई। केलुओ मिश्र धातु। राक्षसों के कवच को भेदने वाले इन शक्तिशाली हथियारों के कारण शक्तिशाली योद्धाओं को अब केवल अपने नंगे हाथों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इतिहास का यह हिस्सा रवि के दिमाग में बहुत स्पष्ट था। युद्ध के दौरान शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। मोहुआक्सिया महाद्वीप में देश बड़ी आबादी को स्थानांतरित करने के लिए जल्दबाजी में 6 प्रमुख ठिकानों का निर्माण कर रहे थे। योद्धाओं के लिए मेरे देश और भारत के पास सबसे बड़ी मात्रा है। प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस अग्रणी थे। चूंकि समुद्र में राक्षसों की संख्या अथाह है, इसलिए सभी द्वीप देश नष्ट हो गए। उद्धरण चिन्ह। अभी भी समुद्र राक्षसों का क्षेत्र है। मानवता और राक्षसों के बीच युद्ध में केवल वे देश जो खुद का बचाव करने में सक्षम हैं वे हैं। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और मेरा देश। बाकी देश बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे। महत्वपूर्ण क्षण में 5 देशों के नाभिक के साथ संयुक्त पृथ्वी संघ का गठन किया गया था। यूनाइटेड अर्थ फेडरेशन की संयुक्त सेनाओं ने दुनिया भर में कई मानव ठिकानों को बनाने में मदद की। रवि ने आश्चर्य व्यक्त किया। एक युद्ध जो 5.5 साल तक चला, सबसे भयानक युद्ध। इस युद्ध में कुल मौतें लगभग 10 बिलियन थीं। केवल 5 देशों द्वारा बनाए रखा गया सिस्टम बरकरार रहा, बाकी देशों के बचे हुए लोग विभिन्न मानव ठिकानों में एक साथ मिल गए। अब भूमि पर मनुष्य बढ़त बनाए रखते हैं, लेकिन समुद्र में अनगिनत राक्षस समुद्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। 2013 से 2021 तक इन 8 वर्षों में मानव इतिहास का ग्रैंड निर्माण काल। रवि सोफे पर बैठ गया। डोंग 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 डोंग। घड़ी की आवाज घर के भीतर गूंज रही थी। दीवार पर लगी घड़ी 5 बार बजी, जो संकेत देती है कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं। ग्रैंड निर्माण काल, राजू ने आश्चर्य व्यक्त किया। भाई, सच कहूं तो मैं वास्तव में यह नहीं समझ सकता कि ग्रैंड निर्माण काल पहले दुनिया कैसी थी।
200 से अधिक देश थे तो कितने लोग थे? केवल 7 बिलियन। कुछ देश गंभीर खतरे में होंगे, सिर्फ एक शक्तिशाली जानवर पूरे देश को नक्शे से मिटाने में सक्षम होगा। रवि ने सिर हिलाया। यही कारण है कि पूरी दुनिया 5 शक्तिशाली देशों और 23 शहरों से मिलकर बनी है। पूरे ग्रह पर कुल मिलाकर 5 देश थे। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और रूस। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे स्थानों ने 23 शहरों या ठिकानों का निर्माण किया। चीन में 6 मानव ठिकाने थे, जो वर्तमान के 6 प्रमुख शहर हैं। रवि का घर भारत क्षेत्र का दिल्ली शहर था, जो भारत शहर के 8 हिस्सों में से एक था। भारत शहर की पूरी जनसंख्या 200 मिलियन के करीब थी। भारत शहर के दिल्ली क्षेत्र शहर की आबादी 10 लाख से अधिक थी। भारत शहर का बेस दिल्ली से बना हुआ था। बेशक राजधानी भी थे। ये विभिन्न प्रकार के जातीय समूह हैं। बहुत समय पहले राजू ने दीवार पर लटकी घड़ी की ओर देखा। अभी यह 2056 है। ट्रेन निर्माण काल से ही 30 साल से अधिक अतीत में है। हमारे समाज में वस्तुतः सभी को डोजों में प्रशिक्षण लेना पड़ता है। हमारा समाज 30 साल पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। रवि ने सिर हिलाया। 30 वर्षों में निश्चित रूप से शक्तिशाली योद्धाओं में बड़ी वृद्धि हुई और साथ ही तकनीक में भी लगातार प्रगति हुई। हालांकि कई डरावने राक्षस भी पैदा हुए हैं। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का जोड़ा अंदर आया। आदमी की शर्ट पसीने से भीगी हुई थी और उस पर कुछ पेंट के दाग थे। यह स्पष्ट था कि वह बहुत थका हुआ था। सब्जियों और मांस से भरी टोकरी पकड़े महिला बहुत लंबी नहीं थी। पिताजी, माँ। रवि तुरंत उठ खड़ा हुआ। वे उसके माता पिता हैं। पिता रविंद्र, माता रूपा। हाँ, रवि, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मेरे साथ परेशान मत हो। रविंद्र हंसे। रविंद्र ने अपना सिर नीचे किया और नल के पानी की एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल देखी। यह तथ्य कि हर बार जब वह लौटता था तो उसके लिए पानी हमेशा तैयार रहता था, उसके दिल को खुश कर देता था। पूरे दिन काम करने के बाद वह यह बोतल लेता और पूरी बोतल एक ही घूंट में पी जाता और संतुष्ट होकर सांस लेता। जल्दी करो और नहाने जाओ, तुम्हारे पसीने की बदबू आ रही है। गोंग शिन लैन हंसा। हाँ, रविंद्र हंसा और तुरंत कपड़े बदलने चला गया। उस छोटे से कोने की ओर चला गया जो कई सालों से परिवार के लिए बाथरूम का काम करता था। रूपा हंसा और अपने दोनों बेटों की ओर देखा। राजू, आज माँ भुना हुआ मांस बनाने जा रही है। उद्धरण चिन्ह। भुना हुआ मांस मेरा पसंदीदा है। राजू तुरंत चिल्लाया। रवि भी हंसा। जब उसने अपनी माँ को अपना एप्रन पहनते और रात का खाना बनाने की तैयारी करते देखा तो रवि को यह बात समझ में आ गई। माँ हमेशा काम के बाद शाम को किराने की खरीदारी करने जाती थी, क्योंकि किराने का सामान सुबह की तुलना में बहुत सस्ता होता है। हालांकि तब तक किराने का सामान उतना ताजा नहीं होता। रवि ने फिर बाथरूम की ओर देखा और सोचा, मुझे जल्दी से फाइटर का खिताब हासिल करना चाहिए ताकि माँ को शाम को किराने की खरीदारी करने न जाना पड़े और पिताजी को इतना काम न करना पड़े। अपने दिल में रवि ने हमेशा अपने माता पिता के लिए एक ब्रेक लेने और शांति से धूप और अच्छे भोजन का आनंद लेने की इच्छा जताई है। रविंद्र ने अपना शौक खत्म करने के बाद रवि की ओर कदम बढ़ाया। पिताजी को आपसे कुछ कहना है। क्या? रवि ने अपने पिता की ओर देखा। रवि थोड़ा हंसा। यह ऐसा ही है, फैंग। मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी क्या योजनाएं हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो? रविंद्र ने अपने बेटे के साथ इस तरह के मामलों के बारे में शायद ही कभी बात की, क्योंकि वह उस पर दबाव नहीं डालना चाहता था। वह जानता था कि उसका बेटा बहुत मेहनत करता है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। जब रविंद्र ने यह कहा तो रूपा की खाना पकाने की हरकतें थोड़ी धीमी पड़ने लगी। रवि के माता पिता वास्तव में अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित थे। पिताजी, मैं ऐसा ही सोच रहा था। रवि ने कहा, मेरे ग्रेड के अनुसार मुझे यकीन है कि भारत की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश पाना मुश्किल नहीं होगा। अब जब मैंने डोजो का एलीट खिताब हासिल कर लिया है तो मुझे सैन्य अकादमी में एक अधिकारी के रूप में पाला जाएगा। माँ और पिताजी सेना के पारिवारिक खंड में प्रवेश कर सकते हैं। सेना में भी अलग अलग स्तर थे। भारत बेशक सैनिकों की भर्ती करता था, हालांकि नियमित सैनिकों को बहुत कुछ नहीं मिलता था।
हालांकि एलीट की उपाधि रखने वाले और भारत की नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश पाने वाले एक युवा के लिए बुद्धि और ताकत होगी। देश निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर ध्यान केंद्रित करेगा और उनके परिवारों को एक घर देगा। एक अधिकारी के परिवार के लिए स्थितियां इस सस्ते किराए के घर से दसियों सैकड़ों गुना बेहतर होंगी। तो क्या होगा अगर आप उस नंबर 1 सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं पा सके? रविंद्र ने कहा, रवि, अपने आप पर बहुत अधिक दबाव मत डालो। भारत शहर में 2 मुख्य सैन्य अकादमी हैं। यदि आपकी परीक्षा में कुछ भी गलत हो जाता है और आप सर्वश्रेष्ठ अकादमी में प्रवेश पाने में असमर्थ हैं, तो दूसरी अकादमी में जाने में कोई समस्या नहीं है। रवि ने अपने ग्रेड को स्पष्ट रूप से समझा। आमतौर पर वह औसत स्नातक की तुलना में लगभग 50 अंक अधिक स्कोर कर सकता है। दूसरी सैन्य अकादमी के लिए उसे केवल औसत तक पहुंचना है। आज के परीक्षणों में केवल 2 प्रकार हैं, स्नातक और विशेषज्ञ। केवल एक विभाजन रेखा भी है। उस रेखा से ऊपर वाले स्नातक हैं और नीचे वाले विशेषज्ञ हैं। दूसरी सैन्य अकादमी में एलीट की उपाधि होने के कारण मुझे भी एक अधिकारी के रूप में पाला जाएगा। उपचार में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। रवि हंसे। बैचलर बनना 10 में से केवल 2 लोग ही ऐसा कर सकते हैं। हालांकि एक हाई स्कूल के छात्र के लिए 1000 लोगों में से केवल एक ही एलीट की उपाधि प्राप्त कर सकता है। हाँ, अगर आपको आत्मविश्वास है तो यह बहुत अच्छा है। हालांकि रवि, खुद पर बहुत अधिक दबाव न डाले। मुझे और आपकी माँ को बस एक स्थिर जीवन चाहिए, बस इतना ही। रविंद्र ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह बच्चा बस खुद पर बहुत अधिक दबाव डालता है। बिल्कुल नहीं, रवि हंसे। मेरे पास वास्तव में बहुत अधिक दबाव नहीं है। चूंकि मैं युवा हूँ, मेरे पास बस थोड़ी अधिक ऊर्जा और प्रेरणा है। रवि ने जोर से कहा, लेकिन उसके दिल में। माँ, पिताजी, भाई, मेरी परीक्षाओं के बाद आप जल्द ही एक अच्छे जीवन का आनंद ले पाएंगे। जब मैं फाइटर का पद प्राप्त कर लूंगा तो तुम लोगों को इतनी कड़वाहट से नहीं जीना पड़ेगा। जल्दी करो और कटोरे और चॉपस्टिक ले आओ और बर्तनों को मेज पर रख दो। रात का खाना तैयार है। रूपा ने हंसते हुए आग्रह किया। ठीक है। रविंद्र हंसे और कटोरे और चॉपस्टिक लेने के लिए खड़े हो गए। सब्जियों की खुशबू बहुत अच्छी है। रवि ने बर्तन को सूंघा और बर्तन उठाने में मदद की। मुझे भुने हुए मांस की गंध आ रही है। वाह, राजू उत्साह से चिल्लाया और अपनी व्हीलचेयर को मेज की ओर बढ़ाया। 4 लोगों का परिवार अपने समय का आनंद ले रहा है। गौतम। एपिसोड 4। रात के खाने के बाद रवि के माँ और पिताजी राजू को बाहर टहलने के लिए ले गए, जबकि रवि ट्यूशन के लिए चला गया। शाम 6 बजे के आसपास आसमान पहले से ही पूरी तरह से अंधेरा होने वाला था। यह ट्यूशन का काम जल्द ही रोकना होगा। रवि एक तेंदुए की तरह था, लचीले ढंग से गलियों से गुजर रहा था। सामने एक मृत अंक था, लेकिन रवि का पूरा शरीर हवा में उड़ गया। वह 2 मीटर से अधिक ऊंचा कूद गया, अपने बाएं हाथ से दीवार के शीर्ष पर हल्के से टैप किया और अगली गली में गिर गया। ट्यूशन से पहले स्प्रिंट करना उसका वार्म अप था। इस समय रवि की गति 15 मीटर प्रति सेकंड या 54 किलोमीटर घंटा थी, जो उसकी अधिकतम गति भी नहीं थी। हालांकि यह वार्म अप के रूप में अपना उद्देश्य पूरा करने में सक्षम था। हल्की हौंफते हुए। एलीट की उपाधि होने के कारण उसके लिए ट्यूटरिंग की नौकरी पाना आसान था, जहां वह किसी को बुनियादी बातें सिखा सकता था। वेतन $100 प्रति घंटा था। सप्ताह में 5 दिन वह प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ाता था। दूसरे शब्दों में उसका मासिक वेतन लगभग 200,000 रुपये होगा। पिताजी पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं और महीने में केवल $2-3,000 कमाते हैं। मैं सिर्फ 1 घंटे ट्यूटरिंग करता हूँ और उनसे बहुत ज्यादा कमाता हूँ। एक सामान्य व्यक्ति और उपाधि वाले व्यक्ति के बीच यही फर्क है। अगर मैं फाइटर बन पाया तो फर्क बहुत बड़ा होगा। रवि ने अपने सामने देखा और सड़क को अवरुद्ध करते हुए एक मालवाहक ट्रक को देखा। हालांकि रवि ने बिल्कुल भी गति नहीं धीमी की। वह अचानक 2-3 मीटर की ऊंचाई तक उछला और फिर दीवार के किनारे 2 कदम भागा। फिर वह वापस नीचे आया और आगे की ओर दौड़ता रहा। उसके रवि पहले ही एक शांत आवासीय क्षेत्र के बाहरी हिस्से में भाग गया। यह वह जगह है जहां माँ और पिताजी को रहना चाहिए। रवि रुक गया और उसने अपने सामने के क्षेत्र को देखा। क्षेत्र में घरों का घनत्व कम था और मानव निर्मित पुल थे।
ढेर सारे पत्ते थे और प्रत्येक इमारत की हर मंजिल का अपना बगीचा था, यहाँ तक ऊंची मंजिलों पर भी। ऊंचे आवासीय घरों के अलावा विला भी थे। जान ले, अब तक भारत में कुल 6 प्रमुख ठिकाने हैं, जो 6 प्रमुख शहर हैं। प्रत्येक शहर की आबादी आश्चर्यजनक रूप से बड़ी है। उदाहरण के लिए, भारत शहर की आबादी लगभग 200 मिलियन है। स्वाभाविक रूप से बहुत कम जमीन है। विला जैसी चीजें बहुत दुर्लभ और महंगी हैं। बड़ी हवेलियां जो और भी अधिक जगह लेती हैं, उनकी कीमत बहुत अधिक होती है। मैं 18वीं इमारत के 1801 में जा रहा हूँ। वीडियो टेलीफोन से एक आवाज आई, यह रवि है, इसे अंदर आने दो। ठीक है सर, गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। ... 1 घंटे बाद रवि उस क्षेत्र से बाहर चला गया। हाँ, ट्यूशन खत्म हो गया। अब मैं डोजो जाऊंगा और देखूंगा कि मेरी ताकत में कोई बढ़ोतरी हुई है या नहीं। डोजो ऑफ लिमिट्स, सबसे मजबूत लड़ाकू होंग द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर सबसे बड़ी डोजो। दुनिया भर में डोजो बिखरे हुए हैं। डी रवि ने दरवाजे पर अपने छात्र पहचान पत्र को स्कैन करने के बाद डोजो में प्रवेश किया। एक डोजो ऑफ लिमिट्स एक स्थापित विशाल राक्षस की तरह है। जिस क्षेत्र को यह कवर करता है वह एक हाई स्कूल से भी बड़ा है। डोजो का मुख्य द्वार 10 कारों को अंदर जाने के लिए काफी बड़ा है। डोजो के अंदर हवाई पोत जैसी शैली वाली 3 बड़ी चांदी सफेद संरचनाएं थीं। उद्धरण चिन्ह। भाई नमस्कार भाई। डोजो के अंदरूनी हिस्से के लॉन पर बड़ी संख्या में डोजो सदस्य थे। इन सदस्यों ने रवि की छाती पर उसकी एलीट पहचान देखी और उसका सम्मान किया। डोजो के अंदर 3 संरचनाएं स्तर से अलग थीं। एक शुरुआती सदस्यों के लिए, एक मध्यवर्ती सदस्यों के लिए और एक एलिट सदस्यों के लिए। एलिट सदस्य भवन की पहली और दूसरी मंजिल बड़े शिक्षण हॉल हैं, जो कुछ हजार लोगों को रखने के लिए पर्याप्त हैं। डोजो के शिक्षक इस हॉल में पढ़ाते थे। इस विशेष डोजो के लगभग 30-40 हजार सदस्य थे। आप केवल 16 वर्ष की आयु से डोजो के सदस्य बन सकते हैं। 30 वर्ष की आयु के बाद आपको डोजो में वापस आने से मना किया जाता है, क्योंकि आप मूल्यवान शिक्षण संसाधनों को बर्बाद कर देंगे। कुछ 100 एलीट छात्र थे, जिनमें से अधिकांश 20 वर्ष के आसपास थे। हालांकि रवि केवल 18 वर्ष का था। नमस्कार भाई। रवि लोगों को उसका अभिवादन करते हुए सुनकर साथ साथ चला गया। वह अभिजात वर्ग की इमारत की तीसरी मंजिल में दाखिल हुआ, जिसमें केवल अभिजात वर्ग के सदस्य ही प्रवेश कर सकते थे। तीसरी मंजिल कुछ 100 मीटर लंबी और चौड़ी थी, एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र। इस समय वहां कुछ दर्जन लोग थे। पागल की तरह पागल नहीं, यह सिर्फ रवि को शामिल कर। वह बड़े प्रशिक्षण केंद्र में दाखिल हुआ। सभी कुलीन सदस्यों ने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया। भाई विनोद, बहन लीली, रवि ने खुशी से वापस चिल्लाया। जैसे ही उसने इन लोगों को देखा, उसका दिल खुश हो गया। ये कुछ दर्जन लोग 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे। बेशक ZN सेक्शन के डोजो ऑफ लिमिट्स के कुलीन सदस्य सिर्फ ये लोग नहीं थे। कुल मिलाकर उनमें से 100 से अधिक थे। प्रशिक्षण केंद्र में केवल वे लोग आते हैं जो गरीब हैं और जिनके पास प्रशिक्षण के लिए कोई और जगह नहीं है। अमीर लोगों के पास अपने अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण केंद्र हैं। तो इनमें से लगभग सभी लोग सस्ते किराए के घरों में रहते हैं। चूंकि वे सभी गरीब लोगों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने एक गिरोह बना लिया। रवि का उपनाम पागल उस समय से आया जब उसने गुस्से में लगातार 3 अमीर कुलीन सदस्यों को चुनौती दी और हराया। मुझे आश्चर्य है कि प्रशिक्षण के पिछले आधे महीने से मेरी ताकत में कितना सुधार हुआ है। रवि प्रशिक्षण हॉल के कोने में मुट्ठी शक्ति परीक्षक मशीन की ओर चला गया, जहां उनमें से 2 एक साथ थे। चाहे आप शुरुआती, मध्यवर्ती या कुलीन सदस्य हो, आपको अपने मुक्के की ताकत का परीक्षण करना था। यहाँ तक फाइटर बनने के लिए भी ताकत परीक्षण होते हैं। सभी ताकत परीक्षण मुट्ठी की ताकत को संदर्भित करते हैं। रवि ने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम दिया। अचानक उसकी निगाहें एकाग्र हो गई। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, जैसे कोई आलसी शेर कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी रीढ़ धनुष की डोरी की तरह तनावग्रस्त हो गई। उसके पैरों ने उसकी कमर को सहारा दिया, जिससे रवि की दाहिनी मुट्ठी मजबूत हो गई। उसका मुक्का तोप के गोले जैसा था, जो एक चाप के पार जा रहा। डीए रवि की मुट्ठी मशीन से टकराई। मशीन हिंसक रूप से हिली। जल्द ही मशीन की स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दिया, 809 किलोग्राम। बुरा नहीं है पागल,
800 किलोग्राम के मील के पत्थर को पार कर गया। 1.9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला एक आदमी जो थोड़ा दुबला पतला लेकिन मजबूत था, हंसा और ताली बजाई। इस मजबूत आदमी के चेहरे पर एक भयानक निशान था। भाई यांग, रवि हंसा, आपकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। भाई विनोद, क्या आप मुझे स्पीड टेस्टर मशीन चालू करने में मदद कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। भाई विनोद, जिसका नाम विनोद है, वर्तमान में डोजो ऑफ लिमिट्स में कुलीन सदस्यों में शीर्ष 3 स्थान पर है। किसी विशिष्ट सदस्य को फाइटर बनने के लिए 2 परीक्षाएं पास करनी होती हैं। पहली परीक्षा फाइटर फिटनेस परीक्षा या संभावित फाइटर परीक्षा होती है। एक बार जब आप इसे पास कर लेते हैं तो आपने साबित कर दिया है कि आपकी फिटनेस का स्तर एक फाइटर के मानक तक पहुंच गया है। इस समय आप एक संभावित फाइटर बन गए हैं। दूसरी परीक्षा एक फाइटर कॉम्बैट परीक्षा है। सिर्फ शारीरिक फिटनेस होने से आपको फाइटर बनने का विशेषाधिकार नहीं मिल जाता है। केवल एक वास्तविक लड़ाई में एक वास्तविक राक्षस को हराकर ही आप फाइटर की उपाधि हासिल कर पाएंगे। गति का परीक्षण। ठीक है, विनोद हंसा क्योंकि वह मशीन की ओर चला गया और उसे चालू कर दिया। मशीन चालू हो गई और रोशनी हो गई। रवि ने अपनी सांस को समायोजित किया और रवि आगे की ओर फटा। फुसफुसाहट। पलक झपकते ही रवि अपनी अधिकतम गति पर पहुंच गया। उसके पैर ताकत के साथ पैडल मार रहे थे, जिससे उसकी दौड़ने की शक्ति बढ़ गई। उसका शरीर एक तीर की तरह था जो धनुष से निकलकर रनवे पर उड़ रहा था, अपने साथ हवा का झोंका ला रहा था। रवि गति परीक्षण क्षेत्र से आगे निकल गया। उसके बाद वह स्वाभाविक रूप से धीमा हो गया और रुक गया। कितनी तेज? रवि हंसा क्योंकि वह मशीन की ओर चला गया। उद्धरण चिन्ह। हे पागल, ऐसा लगता है कि पिछली बार से आपने थोड़ा सुधार किया है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। भाई विनोद ने विस्मय के चेहरे के साथ गति परीक्षण मशीन पर प्रदर्शित संख्या को देखा। आओ खुद देखें। रवि ने मशीन की ओर देखा और प्रदर्शित संख्या 23.8 मीटर सेकंड। प्रतिक्रिया की गति के लिए रवि स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था और मुश्किल से उस स्तर तक पहुंच पाया था जिसकी एक लड़ाकू को आवश्यकता होती है। भावी लड़ाकू परीक्षा में ताकत के लिए उत्तीर्ण अंक 900 किलोग्राम है। गति के लिए उत्तीर्ण अंक 25 मीटर सेकंड है, या हर 4 सेकंड में 100 मीटर। गौतम। एपिसोड 5। आप जितने मजबूत होते हैं, सुधार करना उतना ही कठिन होता है। रवि ने विचार किया, मेरे लिए अपनी गति 23.8 मीटर सेकंड से 25 मीटर सेकंड तक बढ़ाने में शायद 1 साल का समय लगेगा। मेरी ताकत 809 किलोग्राम से 900 किलोग्राम तक सुधारने में शायद इससे भी अधिक समय लगेगा। फाइटर की उपाधि हासिल करने के लिए मुझे शायद कॉलेज में जाने तक इंतजार करना पड़ेगा। अगर मैं फिर से कोमा में चला जाता हूँ, तो मेरे शरीर की फिटनेस का स्तर उस स्तर तक पहुँच सकता है जो एक फाइटर के लिए आवश्यक है। बेशक इस तरह का कोमा वह नहीं है जिसमें आप तब जाते हैं जब कोई आपको बेहोश कर देता है, बल्कि तब होता है जब आप बेहद दर्दनाक सिर दर्द से इसमें जाते हैं। रवि को सिर दर्द का विकार है। कभी कभी रवि को सिर दर्द होता है। जब रवि 8 साल का था और उसके भाई के पैर एक कार से कुचल गए थे, तो वह इतना दुखी हुआ कि उसे सिर दर्द होने लगा। उसी समय उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी और उसके रक्त परिसंचरण की गति एक खतरनाक दर तक बढ़ गई। जल्द ही उसे लगा कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने वाला है। वह कोमा में चला गया। एक और बार ऐसा हुआ जब रवि 12 साल का था और उसकी मां को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपनी मां को खोने के डर से रवि घबरा गया और उसे बहुत ही दर्दनाक सिर दर्द हुआ। पहले की तरह उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई और वह कोमा में चला गया। 2 कोमा के बाद रवि का परिवार उसे अक्सर जांच के लिए अस्पताल ले जाता था। हालांकि कोई बीमारी की पहचान नहीं हुई थी। इस उम्र में भी मस्तिष्क अभी भी चिकित्सा के लिए एक रहस्य है। हालांकि 2 कोमा ने मेरे शरीर की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, रवि ने अनुमान लगाया। 8 साल की उम्र, 12 साल की उम्र, कोमा से उठने के बाद मेरी ताकत, गति और प्रतिक्रिया की गति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। इसकी वजह से मैं डोजो में इंटरमीडिएट परीक्षा को पास करने में सक्षम था और इंटरमीडिएट का खिताब हासिल कर सका। अपने जीन की बदौलत मैं 17 साल की उम्र में एलीट का खिताब हासिल करने में सक्षम था। अगर मैं फिर से कोमा में चला गया, तो मुझे यकीन है मेरी ताकत और भी बढ़ जाएगी। उद्धरण चिन्ह।
कोमा वास्तव में आपके शरीर द्वारा खुद को बचाने के लिए उत्पन्न किया गया एक लक्षण है, इसलिए यह पूरी तरह से एक बुरी चीज नहीं है। मेरा सिर अपनी सीमा तक दर्द करेगा और मेरी दिल की धड़कन अपनी सीमा तक तेज हो जाएगी। रवि ने अपना सिर नीचे किया और अपनी कलाई पर घड़ी देखी। इस घड़ी में पल्स मीटर फंक्शन था। पागलों की तरह दौड़ने के बाद भी मेरी दिल की धड़कन 1 मिनट में 120 बार से ऊपर नहीं जाती थी। रवि ने अपनी घड़ी देखी। अगर मैं 1 मिनट में 200 बार की दर तक पहुंच सकता हूं, तो यह बहुत अच्छा होगा। चाहे वह कितना भी कठिन व्यायाम क्यों न करता हो, वह अपने दिल की धड़कन को उस गति तक नहीं बढ़ा पाता था जो कोमा के लिए आवश्यक होती है। डोजो प्रशिक्षण हॉल में जख्मी चेहरे वाले विनोद मुट्ठी शक्ति परीक्षक मशीन के सामने खड़े थे। हालांकि वे बहुत गंभीर नहीं लग रहे थे, उन्होंने बस दोनों हाथों से परीक्षक को कुछ बार मुक्का मारा। मशीन पर मुक्का मारते समय एक बार पेंग 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 की आवाज आई। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर कुछ नंबर प्रदर्शित हुए। 956 किग्रा, 912 किग्रा, 936 किग्रा, 981 किग्रा। विनोद ने रुकने से पहले एक सांस में 2 दर्जन बार मुक्का मारा। रवि, जो किनारे पर देख रहा था, प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी पूरी शक्ति केवल 809 किलोग्राम हो सकती थी, लेकिन भाई विनोद इतनी शक्ति के साथ मुट्ठियों की झड़ी लगा सकते थे। उन सभी के लिए सिर्फ 700 किलोग्राम का आंकड़ा पार करना ही काफी होगा। भाई विनोद, अगर मेरा एक भी फुल पावर पंच आपके किसी भी रैंडम पंच जितना ही शक्तिशाली हो तो यह बहुत बढ़िया होगा, रवि ने हंसते हुए कहा। विनोद रवि की ओर चला गया और उसके कंधे पर मारते हुए हंसा। तुम इस साल सिर्फ 19 साल के हो या अभी 18 साल के हो? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं सिर्फ एक इंटरमीडिएट सदस्य था। जिस दर से तुम सुधार कर रहे हो, तुम निश्चित रूप से 2 साल के भीतर फाइटर की रैंक के लिए आवश्यक शारीरिक फिटनेस स्तर प्राप्त कर लोगे। एक 20 वर्षीय फाइटर कितनी ईर्ष्यालु। रवि हंसा। डोजो ने केवल 16 से 30 वर्ष की आयु के छात्रों को भर्ती किया क्योंकि यह वह अवधि है जब कोई सबसे तेजी से बढ़ता है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति रैंकिंग में तेजी से प्रवेश कर सकता है और भविष्य में और भी अधिक ताकत हासिल कर सकता है। रवि 17 साल की उम्र में एक एलीट सदस्य बन गया, जिसकी कई लोगों ने प्रशंसा की। ओह हाँ पागल, तुम्हारे पास हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं। उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? विनोद हंसा। मुझे सैन्य अकादमी के लिए तैयारी करनी होगी। रवि ने हल्की हंसी निकाली। सामान्य व्यक्ति सामान्य सेना में एक बुनियादी स्तर का अधिकारी बन जाता है। हालांकि मुझे स्नातक होने के बाद बिना किसी समस्या के विशेष बलों में शामिल होने में सक्षम होना चाहिए। ओह, विनोद ने सुना और अपने होंठ सिकोड़ लिए। सैन्य अकादमी में प्रवेश करना अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी स्वतंत्रता वहां सीमित है। अकादमी से स्नातक होने और विशेष बलों में प्रवेश करने के बाद आपको सभी नियमों का पालन करना होगा। मैं इसे कभी नहीं संभाल पाऊंगा। मेरे लिए एक स्वतंत्र सेनानी बनना बेहतर है। एक स्वतंत्र सेनानी महान है। रवि ने सिर हिलाया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता चिंता करें। एक अकादमी में दाखिला लेना, स्नातक करना और फिर एक स्वतंत्र सेनानी बनने की तुलना में सेना में शामिल होना अधिक सुरक्षित है। एक लड़ाकू के पास आमतौर पर 4 रास्ते होते हैं जिनमें से वे चुन सकते हैं। पहला रास्ता, सेना में शामिल हो और इसका हिस्सा बने। यह सुरक्षित है और देश आसानी से लड़ाकू को जोखिम लेने नहीं देगा। देश लड़ाकू के परिवार को भी कई लाभ देगा, इसलिए लड़ाकू को कोई पछतावा नहीं होगा। दूसरा रास्ता, डोजो में शामिल हो जाओ। डोजो के प्रतिबंध व्यापक हैं और समुदाय अधिक ढीला है। चूंकि डोजो ऑफ लिमिट्स को धरती के सबसे ताकतवर व्यक्ति होंट ने बनाया था, इसलिए उस डोजो में फाइटर बनने के कई फायदे हैं। चूंकि प्रशासन उतना सख्त नहीं है, इसलिए अधिक स्वतंत्रता भी है। तीसरा रास्ता, किसी बड़े व्यवसाय, किसी परिवार या किसी प्रमुख राजनीतिक शक्ति में शामिल हो जाओ और एक ठग बन जाओ। चौथा रास्ता, भाड़े के सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो जाओ, जो हर समय तुम्हारी जान को खतरे में डाल देगा। साथ ही यह चारों रास्तों में से सबसे अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक स्वतंत्र सेनानी उपरोक्त किसी भी रास्ते से संबंधित नहीं है। सेना में प्रवेश करना सुरक्षित है, लेकिन मैं बिना किसी स्वतंत्रता के अपने दिन नहीं जीना चाहता। विनोद ने सिर हिलाया। इस साल मुझे लगता है कि मैं संभावित लड़ाकू परीक्षा पास कर सकता हूँ।
पास होने के बाद मैं तुरंत फाइटर कॉम्बैट परीक्षा के लिए साइन अप करूंगा और फाइटर बनने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। रवि की आंखें चमक उठी। भाई विनोद, क्या आपको विश्वास है कि आप संभावित फाइटर परीक्षा पास कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, विनोद हंसे। मैं बहुत समय पहले ताकत और प्रतिक्रिया की गति की आवश्यकताओं तक पहुंच चुका हूँ। मेरी कमजोरी गति है। हालांकि अगर मैं अच्छा करता हूँ, तो मैं मुश्किल से 25 मीटर सेकंड तक पहुंच सकता हूँ। मैं इन कुछ दिनों में कड़ी मेहनत करूंगा और जब तक मैं परीक्षा दूंगा तब तक मुझे पास कर लेना चाहिए। बधाई हो, भाई विनोद। रवि भाई विनोद के लिए खुश थे क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक फाइटर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। उद्धरण चिन्ह। भाई विनोद, फाइटर बनने के बाद आप क्या करेंगे? बेशक मैं डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल होऊंगा। इसके अलावा जब मुझे ब्रेक लेने का मन होता है तो मैं बाहर जाकर कुछ राक्षसों को मार सकता हूँ। अगर आप मुझसे पूछे तो बिल्कुल स्वतंत्र। रवि ने सिर हिलाया। पागल, विनोद ने रवि को देखा। आप अपनी हड्डियों के अंदर काफी पागल हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक स्वतंत्र सेनानी के रास्ते पर चलने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। एक डोजो में शामिल हो, यह कितना स्वतंत्र है। और डोजो ऑफ लिमिट्स हमारी बहुत मदद करेगा। उद्धरण चिन्ह। मैं। रवि हिचकिचाया। विनोद ने देखा कि क्या हो रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। पागल, स्वतंत्र सेनानी अक्सर अपने जीवन के लिए लड़ते हैं और जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर प्रशिक्षण लेते हैं। यह थोड़ा अधिक खतरनाक है, लेकिन साथ ही क्योंकि आप लगातार अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, यह आपकी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है। आप देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां सबसे मजबूत सेनानी सभी स्वतंत्र सेनानी हैं। जैसे ही रवि डोजो ऑफ लिमिट्स से निकलता है, वह अकेले चलते हुए विनोद के साथ हुई अपनी बातचीत पर विचार करता है। वास्तव में मेरे लिए केवल 2 ही रास्ते हैं, रवि ने खुद से सोचा। एक है सैन्य अकादमी में दाखिला लेना, स्नातक होना और फिर विशेष बलों में शामिल होना। अगला है डोजो ऑफ लिमिट्स में एक प्रसिद्ध लड़ाकू बनना और फिर राक्षसों को स्वतंत्र रूप से मारना। इन 2 रास्तों में से सबसे सुरक्षित सेना में शामिल होना है। यह अधिक सुरक्षित है और मेरे परिवार को लाभ पहुंचाता है। अगर मैं मर भी जाऊं तो देश मेरे प्रियजनों की अच्छी देखभाल करेगा। एक स्वतंत्र लड़ाकू बनना और जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर रहना मेरी ताकत को सबसे तेजी से बढ़ाएगा। मैं अपने द्वारा मारे गए राक्षसों के बदले में बहुत बड़ी रकम ले सकता हूँ। यह रास्ता खतरनाक है। कौशल में तेजी से वृद्धि, जल्दी पैसा, मुफ्त, लेकिन एकमात्र कमी खतरा है। रवि ने विचार किया। वास्तव में वह तब से इस बारे में सोच रहा है जब से उसने हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष की शुरुआत की थी। मेरे माता पिता के कुल 2 बेटे हैं और मेरा छोटा भाई पहले से ही विकलांग है। अगर मैं एक स्वतंत्र लड़ाकू बन जाता हूँ और युद्ध में मर जाता हूँ तो मेरे माता पिता कैसे बचेंगे? उद्धरण चिन्ह। राजू को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी देखभाल करे। माँ और पिताजी पहले से ही काफी बूढ़े हैं। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? लगता है मैं किसी सैन्य अकादमी में दाखिला ले लूंगा। विशेष बलों में शामिल होने के बाद मैं सैन्य मार्शल आर्ट्स सीख पाऊंगा, जो कि डोजो ऑफ लिमिट्स से मेरे अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स के साथ मिलकर मेरी ताकत बढ़ाएगा। सेना में मैं खुद को भी प्रशिक्षित कर सकता हूँ। अगर मैं मर भी गया तो मैं एक योद्धा के रूप में मरूंगा, इसलिए मेरा देश मेरे माता पिता को हर महीने पेंशन देगा। अपने माता पिता के बारे में सोचने के बाद रवि ने सैन्य अकादमी चुनने का फैसला किया। हालांकि कोई भी व्यक्ति सैन्य अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता। आपके ग्रेड मानक को पूरा करने चाहिए, इसलिए सब कुछ जून की परीक्षाओं पर निर्भर करता है।